हाय गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग गाइस। हाय गाइस। तो कैसे हैं? बच्चों, आज इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, नहीं थी। आई मीन एग्जैक्टली जिस समय मुझे क्लास स्टार्ट करना था 8:30 पर, उसी टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी चली गई। सो आई थॉट ऑफ कि चलो ठीक है, एक बार थोड़ा सा वेट कर लेते हैं 15-20 मिनट। अगर इलेक्ट्रिसिटी आ गया तो हम क्लास स्टार्ट कर लेंगे। लकीली इलेक्ट्रिसिटी वापस आ गई और हेयर इट इज, हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सो माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा टाइम लगा आज की क्लास शुरू होने में। अनुजा, ओझा, विद्या, ऋत्विक गुड मॉर्निंग। राशि, स्नेहल, अजय गुड मॉर्निंग। निधि गुड मॉर्निंग। अस्वथ, सरफराज गुड मॉर्निंग। चलो बॉस, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, बच्चों आज का सेशन शुरू करने से पहले आई वॉन्ट टू गिव यू वन इंफॉर्मेशन। आज का सेशन शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। सर क्या है ये इंफॉर्मेशन? सुनिए। आपके काम की चीज है, सो ध्यान से देखिएगा। आपके सबके काम की चीज है। इवन जो रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं, मतलब इस लेक्चर को लाइव नहीं भी देख रहे हैं, बाद में कभी देख रहे हैं, तो उनको भी जरूर देखना है। देखो, मैंने आपके सामने स्क्रीन पर YouTube ओपन किया है। हाँ, तो सर क्या क्रिकेट मैच चलाने वाले हो क्या? नहीं, YouTube ओपन किया है और आप ऊपर अगर लिखेंगे JAICHA, जय चावला। ठीक है सर, लिख लिया सर। आप जय चावला लिखेंगे। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा, नहीं किया हो तो जरूर कर लेना, ताकि आगे के आपको अपडेट्स मिलते रहे। आप जय चावला में जाएंगे और आपको प्लेलिस्ट में जाना है। आपको ना प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इस प्लेलिस्ट में एक मिनट रुक जाओ। हाँ, इस प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे, एक सेकंड, एक तो ये वाला फोल्डर मिलेगा, इंटर एडवांस अकाउंट्स रेगुलर मई नवंबर 21 डेमो। एक तो यहां ये वाला मिलेगा, मतलब रेगुलर कोर्स के अगर आपको लेक्चर्स, अगर आपके कोई छूट गए हैं स्टार्टिंग के, अगर आपको देखने हैं कुछ ओपन लेक्चर्स, तो इसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा था, मैं किसी और प्लेलिस्ट की बात कर रहा हूं। अरे अरे नहीं 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 नहीं, हाँ, मैं प्लेलिस्ट की बात कर रहा हूं। आप ध्यान से देखिए, इंटर आईपीसीसी मैराथन रिवीजन, मैराथन रिवीजन, ये एक तो प्लेलिस्ट आपके काम का है। सर ये प्लेलिस्ट क्या है? ये प्लेलिस्ट आपको एग्जाम डेज में काम आएगा। इंटर आईपीसीसी मैराथन रिवीजन, इसमें मैंने सारे रिवीजन लेक्चर्स डाल रखे हैं। इसके अलावा एएस चार्ट रिवीजन्स, इंटर आईपीसीसी, एएस के चार्ट रिवीजन्स, एएस के चार्ट रिवीजन का प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना के रखा है। बार बार लेक्चर चल जाता है यार।
और एक यार मुझे मेन जो दिखाना था वो कहाँ गया? एक सेकेंड, इस मैराथन रिवीजन के अंदर जाएंगे। हाँ जी, आप जब इस मैराथन रिवीजन के अंदर जाएंगे ना, इंटर आईपीसीसी मैराथन रिवीजन के अंदर जाएंगे ना, तो आपको एक बायबैक का रिवीजन मिलेगा। बायबैक एडवांस अकाउंट्स रिवीजन कम क्वेश्चन आंसर सेशन। वैसे ही आपको ईसॉप पर भी मिलेगा, ठीक है। तो आप अगर बायबैक को रिवाइज करना चाहते हो, मतलब जो चैप्टर हमारा हो चुका है, मैं इस बायबैक के चैप्टर का लाइव रिवीजन नहीं लूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं बायबैक का लाइव रिवीजन आज से 4-5 महीने पहले मैं ले चुका था यूट्यूब पे। मैंने सिर्फ 2 ही टॉपिक के लाइव रिवीजन लिए थे, एक बायबैक का लिया था और एक ईसॉप का लिया था। तो ये दोनों के लाइव रिवीजन ऑलरेडी यूट्यूब पर हैं, ठीक है ना। दोनों के लाइव रिवीजन ऑलरेडी यूट्यूब पर हैं, तो आप यूट्यूब से ये लाइव रिवीजन देख सकते हो। तो आपके कुछ प्लेलिस्ट आपको काम की मिल जाएंगी। एक तो वो चार्ट रिवीजन वाली प्लेलिस्ट, और अगर आप चार्ट रिवीजन वाली प्लेलिस्ट पे नहीं भी आते हो, तो आप सिर्फ अगर एक ही प्लेलिस्ट पे आते हो, दैट इज इंटर आईपीसीसी मैराथन, वो भी आपके काम की हो जाएगी, क्योंकि उसमें भी आपके चार्ट रिवीजन हैं। मतलब इस प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही जरूरी काम की बात आपको मुझे बतानी थी। तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा आप। चलो बाकी स्टार्ट करते हैं अपन। स्टार्ट करते हैं ईसॉप। सो बायबैक का अगर कोई रिवीजन प्लान करना चाह रहा है तो बायबैक का रिवीजन आप प्लान कर सकते हैं। अब आने वाले टाइम में मैं एक और न्यू प्लेलिस्ट बनाऊंगा आप सबके लिए। कौन सी सर? क्वेश्चन बैंक डिस्कशन। आपको याद होगा कुछ 2-4 क्लासेस पहले मैंने बोला भी था कि मैं आप सबके साथ लाइव आके क्वेश्चन बैंक डिस्कशन करूंगा। जो क्वेश्चन बैंक मैं देता हूं अपनी रेगुलर क्लास में बच्चों को, प्लस उस क्वेश्चन बैंक के साथ आईसीएआई ने जो भी अपडेशंस किए हैं, न्यूली एडेड क्वेश्चंस अगर कुछ है उस चैप्टर के बायबैक के, तो वो मिला के मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो इस टाइप से एक नया प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपन ईसॉप पे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। टेल मी गाइस, इसमें कोई डाउट, इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई डाउट है आपको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में? अगर कोई डाउट है तो पहले अपन वो कवर अप कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर कोई डाउट है तो पहले वो पूछ लीजिए बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। प्लीज जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इसमें कोई डाउट तो नहीं है। आपको उसमें कोई डाउट तो नहीं है अभी तक जितना पढ़ा? सारे बच्चे कमेंट नहीं करते, 4-5 बच्चे बस जो शुरू से कमेंट करते आ रहे हैं, बस उनके ही नाम दिखते हैं। चलो बच्चे कह रहे हैं कि डाउट्स नहीं है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक ओवरव्यू कर लेते हैं। अभी तक हमने जितना ईसॉप की क्लास में पढ़ा था, मतलब लास्ट क्लास में हमने जितना भी ईसॉप के बारे में पढ़ा था उसको पढ़ लेते हैं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, मैंने आपको बताया था कि ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान जो है, ये टॉपिक बेसिकली गवर्न करता है गाइडेंस नोट के थ्रू। इसके लिए एक गाइडेंस नोट बनाया गया है, गाइडेंस नोट ऑन शेयर बेस्ड पेमेंट। बट आपको जब भी पढ़ाया जाता है तो आपको चैप्टर के नाम से पढ़ाया जाता है, दैट इज ईसॉप, ठीक है ना। तो शेयर बेस्ड पेमेंट्स का मतलब होता है किसी भी टाइप से अगर आप पेमेंट कर रहे हो
किसी भी व्यक्ति को पेमेंट कर रहे हो, चाहे एम्प्लॉय को करो चाहे आउटसाइड पार्टी को करो, बेस्ड ऑन शेयर्स, दैट इज कॉल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट्स। शेयर बेस्ड पेमेंट हम किसको देते हैं, यहां पर हम एम्प्लॉयज को भी देते हैं और नॉन एम्प्लॉयज को भी देते हैं, बट हमारे जो सिलेबस में कवर है वो सिर्फ एम्प्लॉयज कवर है। कौन से एम्प्लॉयज कवर है, डायरेक्टर्स, परमानेंट एम्प्लॉयज, ऑफिसर्स, इन सबको कवर है, होल्डिंग कंपनी के एम्प्लॉयज, सब्सिडरी कंपनी के एम्प्लॉयज, एसोसिएट्स के एम्प्लॉयज वगैरह वगैरह। अब यहां पर हमने जो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी वो पढ़ी थी कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। सबसे पहले ग्रांट डेट, ग्रांट डेट मतलब जिस दिन ऑफर दिया जाता है, जिस दिन ऑफर दिया जाता है कंपनी के द्वारा, ठीक है ना। ग्रांट डेट मतलब गिविंग द ऑफर, ठीक है, गिविंग द ऑफर या गिविंग द ऑप्शन, ऑप्शन मतलब एक राइट। इसके बाद हमने पढ़ा था एक्सरसाइज प्राइस क्या होता है। एक्सरसाइज प्राइस मतलब जितने प्राइस पर ऑफर दिया जाता है कि आप इतने पे खरीदोगे। एक्सरसाइज प्राइस अगर 0 है तो इसका मतलब फ्री में खरीदने का ऑफर होता है। एक मैंने बताया था वेस्ट, वेस्ट मतलब यहां पर VEST, ठीक है ना, वेस्टिंग, बेसिकली द प्रोसेस, एक कंडीशंस को फुलफिल करने की प्रोसेस, मतलब जिस कंडीशंस के बेसिस पर आपको शेयर्स अलॉट किए जाएंगे, जिस कंडीशन के बेसिस पर आप एलिजिबल होगे फॉर ऑप्शंस। ईसॉप के लिए आप एलिजिबल होगे तभी जब आप कुछ कंडीशंस को फुलफिल करोगे, तो कंडीशंस अगर फुलफिल हो गई तो आप एलिजिबल हो जाओगे, तो इसको बोलते हैं वेस्टिंग। ऑप्शन इज वेस्टेड, ऑप्शन इज वेस्टेड मतलब ये कि कंडीशन फुलफिल हो चुकी है, यू आर एलिजिबल। ऑप्शन इज अनवेस्टेड मतलब कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है या फिर आप कंडीशन फुलफिल करने से पहले ही चले गए, अब आपको ऑप्शन वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। हमने एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब कॉस्ट टू द कंपनी, ईसॉप देने की कॉस्ट। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब ईसॉप देने की कॉस्ट, मतलब हम जो ईसॉप दे रहे हैं अपने एम्प्लॉइज को, ऑप्शन दे रहे हैं, उसके लिए हमारी कितनी कॉस्ट है, दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना कैसे होता है, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, शेयर का जितना भी मार्केट प्राइस है माइनस एक्सरसाइज प्राइस। क्या लॉजिक है, अगर हम अपने शेयर्स एम्प्लॉइज को इशू ना करते, पब्लिक में इशू करते तो मार्केट प्राइस पे इशू करते, पब्लिक को इशू करते तो मार्केट प्राइस पे इशू करते, पर एम्प्लॉय को इशू कर रहे हैं तो एक्सरसाइज प्राइस पे इशू कर रहे हैं, तो कितना पैसा चार्ज कम कर रहे हैं, कितना पैसा चार्ज कम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट टू द एम्प्लॉय, कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर, कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर मतलब कॉस्ट टू द कंपनी। अब ये कॉस्ट टू द कंपनी का क्या लॉजिक है, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। कौन से पीरियड में, ड्यूरिंग वेस्टिंग पीरियड में, मुझे इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा ड्यूरिंग वेस्टिंग पीरियड में। सो इसमें मैं लिखूंगा कि दिस कॉस्ट is to be recognized by company during wasting period। वेस्टिंग पीरियड में मुझे एक्सपेंस बुक करना है, किस नाम से, एम्प्लॉय एक्सपेंस के नाम से। दिस कॉस्ट इज कॉल्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, मुझे ड्यूरिंग वेस्टिंग पीरियड इसको बुक करना है, ठीक है ना। इसके अलावा हमने और कौन कौन से पॉइंट्स पढ़े थे, एक्साइज प्राइस हो गया, वेस्टिंग हो गया, वेस्टिंग पीरियड हो गया। हमने बस यही सब चीजें पढ़ी थी कि ऑप्शन मतलब एक राइट होता है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती, चाहे तो एम्प्लॉय शेयर्स लेने से मना कर दे, ठीक है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक एग्जाम्पल करवाया था और एग्जाम्पल के बेसिस पर हमने कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखा था, राइट, कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखा था। और वो जो कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखा था, मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट कैलकुलेट करने के पीछे का लॉजिक क्या होता है। फर्स्ट ईयर में हमने सबसे पहले कॉस्ट कैलकुलेट किया था 14,72,000 बेस्ड ऑन 460 एम्प्लॉइज, राइट, एंड बेस्ड ऑन 32 रुपीज इंट्रिंसिक वैल्यू। बट सेकेंड ईयर में आते आते एम्प्लॉइज और कम हो गए, द एम्प्लॉइज बिकम 435 एंड इंट्रिंसिक वैल्यू बिकम 45। सो कहने का मतलब ये कि सेकेंड ईयर में हमारा एस्टिमेशन चेंज हो गया। इन द फर्स्ट ईयर आवर एस्टिमेशन वाज डिफरेंट, इन द नेक्स्ट ईयर द एस्टिमेशन ओके, सम टेक्निकल ग्लिच, कोई बात नहीं। तो फर्स्ट ईयर में हमारा एस्टीमेट कुछ और था और सेकेंड ईयर में हमारा एस्टीमेट बदल गया। इस वजह से हमने क्या किया, हमने पहले सेकेंड ईयर में बोला कि यार टोटल कॉस्ट कितना होना चाहिए आज तक क्यूमुलेटिवली, तो हमने क्यूमुलेटिव निकाला 39,15,000।
हम बोला कि चलो उसमें से मान लेते हैं कि पिछली बार जितना भी किया, जो भी किया, बेस्ड ऑन प्रीवियस एस्टिमेट कितना किया, हमने किया 1472, तो आज हमें कितना करना चाहिए। इसका मैंने लॉजिक बताया कि पिछली बार कितना कम किया वो करना चाहिए, और जो इस बार करना चाहिए वो तो अलग ही करना चाहिए। कुल मिला के दोनों को मिलाकर हमें 24,43,000 एक्सपेंस बुक करना चाहिए। क्या इस पॉइंट में आपको कोई डाउट तो नहीं है ना? मतलब ये वाले क्वेश्चन में मैंने आपको दो चीजें बोली थी रिक्वायर्ड है। एक तो एम्प्लॉय एक्सपेंस रिलेटिंग टू ईसॉप फाइंड आउट करना है, जो हमने फाइंड आउट करना सीखा। अब हम सीखने वाले हैं जर्नल एंट्रीज। अब हम करने वाले हैं कि यार इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज कैसे की जाती हैं। तो क्या हम कर सकते हैं साथ साथ? टेल मी, क्या हम साथ साथ कर सकते हैं जर्नल एंट्रीज? कर सकते हैं जर्नल एंट्रीज, ठीक है। अब हम जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं, तो अपने पेज पर हेडिंग डालो, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर, पहले साल क्या होगा? फर्स्ट ईयर में एक्सपेंस बुक होगा, तो लिखो टू रिकॉग्नाइज एक्सपेंस। हमें एक्सपेंस को बुक करना है, हमें एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करना है। सर एक्सपेंस को बुक करने की एंट्री क्या होती है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं किसी भी एक्सपेंस को बुक करने की एंट्री क्या होती है। कोई हेड नहीं पूछ रहा हूं कि एडवर्टीजमेंट को बुक करने की, सैलरी को बुक करने की, ठीक है ना, कोई प्रिंटिंग स्टेशनरी को बुक करने की। मैं तो कह रहा हूं कि किसी भी एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है अगर आप वो एक्सपेंस अभी फिलहाल पे नहीं करोगे, बाद में पे करोगे। मैं आपसे एक एंट्री पूछ रहा हूं बच्चों, आई होप आप सब मुझे बता पाएंगे, आपके मन में आनी चाहिए वो एंट्री। एक कॉमन एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या होती है? एक कॉमन एंट्री क्या होती है? इफ आई एम सेइंग कि यू आर नॉट गोइंग टू पे कैश राइट नाउ, आप आगे पे करोगे, आप फ्यूचर में पे करोगे, तो बताइए आज आप एक्सपेंस की क्या एंट्री पास करेंगे? अगर मैं आपको बोलूं कि आज एक मुझे एक्सपेंस की एंट्री पास करके दीजिए वेयर यू आर नॉट गोइंग टू पे कैश इमीडिएटली बट इन द फ्यूचर, टेल मी क्या एंट्री पास होगी? क्या एंट्री पास होगी? विद्या प्लीज मेक द करेक्शंस, आपने एंट्री पास गलत किए। ऋत्विक वेरी गुड, निधि अग्रवाल वेरी गुड, गणेश वेरी गुड, स्नेहल वेरी गुड, अजय ठीक है। बच्चे कह रहे हैं कि सर एंट्री होगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। बात भी सही है, बिल्कुल बात सही है। एंट्री होगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। अब मुझे यह बताइए एक्सपेंस अकाउंट जो आपने डेबिट किया है उसको कहां चार्ज करोगे? जो आपने एक्सपेंस अकाउंट डेबिट किया है आप उसको कहां चार्ज करोगे? जो आपने एक्सपेंस अकाउंट डेबिट किया है उसको आप कहां चार्ज करोगे? ऐश्वर्या वेरी गुड, राशि वेरी गुड, यस। एक्सपेंस को कहां चार्ज करोगे? पी&एल में। तो आप एक्सपेंस को पी&एल में चार्ज करने की एंट्री क्या करोगे? आपने एक्सपेंस अकाउंट डेबिट किया था, अब उसको पी&एल में ले जाओगे, तो एंट्री क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पी&एल। पहले एक्सपेंस डेबिट करते हैं, ठीक है ना, और हम अभी पे तो कर नहीं रहे, तो आपने बोला एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, और एक्सपेंस को आप कहां ले जाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में गिरा दोगे। इन सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस में उसको मार दोगे, उस अकाउंट को खत्म कर दोगे प्रॉफिट एंड लॉस में। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग को क्या करोगे?
ये एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग को भी क्या आप P&L में मार दोगे? टेल मी। वेरी गुड, कुछ बताइए बेटा। फैज खान, ऋतुजा, कुछ नए नए बच्चे कमेंट करते तो अच्छा भी लगता है कि चलो हाँ, सिर्फ वही 5-6 बच्चे नहीं है क्लास में, लाइव तो दिखते हैं ज्यादा बच्चे, पर नए नए बच्चे जब कमेंट करते तो लगता है कि हाँ चलो कुछ बच्चे हैं, बाकी बच्चे भी हैं। वेरी गुड। हाँ, तो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग जो आपने क्रेडिट किया था वो उसको कहां दिखाओगे? बैलेंस शीट में दिखाओगे। क्यों सर? आप बैलेंस शीट में क्यों दिखाओगे ये भी मुझे बता दो। लास्ट क्वेश्चन, बैलेंस शीट में क्यों दिखाओगे? अजय ने हालांकि जवाब दे दिया लाइबिलिटी है सर वो। वेरी गुड, अजय ने बोला सर वो लाइबिलिटी है तो हम उसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ठीक है, लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट में दिखाएंगे। वेरी गुड। और ये लाइबिलिटी खत्म कब होगी? ये लाइबिलिटी खत्म कब होगी? ये एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एक लाइबिलिटी है जो कि बैलेंस शीट में दिख रही है। आप इसको खत्म कब करोगे? आप इसको खत्म कब करोगे? जल्दी बताइए, आप इसको खत्म कब करोगे? जब पे हो जाएगा। वेरी गुड, जब पे हो जाएगा, आफ्टर पेमेंट। तो आप इसको क्या करोगे? डेबिट कर दोगे, राइट? आप इसको क्या करोगे? डेबिट। तो आप एंट्री करोगे एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग टू बैंक। यही करेंगे ना, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग टू बैंक, यही करेंगे बेटा। बस ये जो पूरा प्रोसेस आपको पहले से ही पता है, ऐसा तो नहीं कि मैंने आपको अभी कुछ समझाया, ऐसा तो है नहीं कि जय सर ने अभी आपको बताया कि सर एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है, ये तो बच्चों ने बताया। इवन जो बच्चे लाइव नहीं भी है, जो रिकॉर्डेड क्लास में है, वो भी इस बात को जानते होंगे कि सर एक्सपेंस की क्या एंट्री होती है। वो भी जानते होंगे कि एक्सपेंस जो अकाउंट जो डेबिट हुआ है उसको P&L में भी चार्ज करते हैं। वो इस बात को जानते होंगे कि एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग क्योंकि हम फ्यूचर में कैश में पे करने वाले तो वो लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट में जाएगा। और लास्ट वो भी ये बात बच्चे सभी जानते होंगे कि लाइबिलिटी रिवर्स कब होगी? जब पे हो जाएगी कैश में। ये चार बातें सबको पता है। तो वैसा ही तो करना है यहां पर भी वैसा करना है, बस थोड़ा सा अलग है, हल्का सा अलग है। क्या अलग है वही बताने वाला हूं। सर फर्स्ट ईयर में हमारा एक्सपेंस कितना? फर्स्ट ईयर में हमारा एक्सपेंस था 14,72,000। तो हम एंट्री करेंगे एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस डेबिट। जैसे आपने मुझे एंट्री बताई थी मैं वैसे ही एंट्री कर रहा हूं। एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 14,27,000। $14,72,000 एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। मेरा एक्सपेंस है, मुझे डेबिट करना पड़ेगा 2। पर क्या ये इसका मुझे कोई पेमेंट करना पड़ेगा? नहीं। मतलब मेरा ये पूछ रहा हूं क्या पेमेंट कैश में करना पड़ेगा? मैंने बोला क्या मुझे ये पेमेंट कैश में करना पड़ेगा? तो मैं आया इस चार्ट पे, मैंने बोला नहीं 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 नहीं, ये इक्विटी सेटल्ड है सर, मुझे पेमेंट कैश में नहीं करना पड़ेगा, मुझे शेयर्स के फॉर्म में पेमेंट करना पड़ेगा। अगर मुझे ये कैश में करना पड़ता तो मैं लायबिलिटी क्रिएट करता सर। फ्यूचर में अगर मुझे कैश में पे करना पड़ता, मेरी बात को समझिएगा ठीक है ना ध्यान से, फ्यूचर में अगर मुझे इसको कैश में पे करना पड़ता तो सर मैं आज इसकी लायबिलिटी क्रिएट करता, जैसे थोड़ी देर पहले हमने बताया एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट। बट क्या मुझे इसको कैश में पे करना है? नहीं नहीं नहीं, मुझे इसको शेयर्स के फॉर्म में पे करना है। तो आगे चल के मुझे कैश नहीं देना है, आगे चल के मुझे शेयर इशू करना है। तो इसको मैं एंट्री करूंगा, इसकी मैं एंट्री करूंगा टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। जैसे एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट आपने मुझे बताया, वैसे ही एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट होता है। जैसे आपने एक्सपेंस के केस में एंट्री किया एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, मैंने भी किया एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन अकाउंट डेबिट।
टू एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, मैंने भी किया टू ईसो आउटस्टैंडिंग। ईसो मतलब सर ई एस ओ आउटस्टैंडिंग, ई एस ओ आउटस्टैंडिंग, ठीक है ना। तो जैसे आपने एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ईसो आउटस्टैंडिंग की, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग किया, वैसे ही मैंने एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग मतलब ईसो आउटस्टैंडिंग किया, और वो मैंने बोला कि 14,72,000। अब आप बोलोगे सर इसमें क्या फर्क हुआ पिछली वाली एंट्री में और इस वाली एंट्री में? मैं बोलूंगा दो चीजों का फर्क हुआ। एक तो नाम का फर्क हुआ, यहां हमने नाम रख दिया, इस एक्सपेंस का नाम है एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस। टू वहां था एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, यहां हमने किया ईसो आउटस्टैंडिंग। एक सबसे इंपॉर्टेंट फर्क है, नाम को तो चलो छोड़ो, नाम से क्या रखा, आप तो कुछ भी कर दो नाम। यहां पर इंपॉर्टेंट फर्क यह है कि जब मैंने आपसे एक्सपेंस की एंट्री पूछी थी तो आपने बोला एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग सर एक लायबिलिटी होती है और वो बैलेंस शीट में जाएगी। मैंने बोला ठीक है। यहां पर ये जो ईसो आउटस्टैंडिंग है ये लायबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम कुछ भी फ्यूचर में कैश में पे नहीं करने वाले। याद रखना बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात, ऐसी कोई भी चीज जब हमारे जेब से आउटफ्लो होगा, हमें पता है कि मेरे जेब से कुछ आउटफ्लो होने वाला है इन द फॉर्म ऑफ कैश और बैंक बैलेंस, तो वो लायबिलिटी है। बट अगर मैं शेयर्स फ्यूचर में इशू करने का कमिटमेंट आज कर रहा हूं, मैं ये कमिटमेंट कर रहा हूं, और मैं क्या इशू करने का कमिटमेंट कर रहा हूं? इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स अगर मैं फ्यूचर में इशू करने का कमिटमेंट कर रहा हूं तो मेरे लिए वो आज लायबिलिटी नहीं, इट इज अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर फंड। ये मेरे लिए शेयर होल्डर फंड का पार्ट है। और नलायकों, मैं नलायकों प्यार से बोलता हूं, नलायकों आपको याद होगा सेकंड थर्ड क्लास में शेड्यूल 3, इसी अपनी बैच में शेड्यूल 3 में आपको ये नाम कहीं मैंने लिखवाया पढ़वाया था। शेड्यूल 3 में जाना पहचाना, आपको कुछ याद आ रहा है कि ये पॉइंट कहां पर आता है? अगर नहीं याद आ रहा तो एक बार देखिए, थोड़ा सा देखिए कि आपके शेड्यूल 3 में ये ईसो आउटस्टैंडिंग कहां दिख रहा है। ईसो आउटस्टैंडिंग क्या है? ईसो आउटस्टैंडिंग मैं लिख रहा हूं यहां पर, व्हाट इज ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट मतलब अ कमिटमेंट मेड बाय कंपनी to issue shares in future on fulfillment of wasting conditions। इसको लिखिएगा पहले, on fulfillment of wasting conditions। ईसो आउटस्टैंडिंग क्या है? एक कमिटमेंट जो कि कंपनी कर रही है। किस टाइप का कमिटमेंट? कि वो फ्यूचर में आपको शेयर इशू करेगा अगर आपने वेस्टिंग कंडीशंस फुलफिल कर ली तो। इट इज नॉट अ लायबिलिटी, इट इज नॉट अ लायबिलिटी। ठीक है ना? इट इज नॉट अ लायबिलिटी। तो सर ये लायबिलिटी नहीं है तो ये क्या है बताइए? शेड्यूल 3 में इसको कहां लिखेंगे? सिर्फ एक ही बच्चे ने जवाब दिया, बेचारे, उसका नाम है ऋत्विक। सिर्फ एक ही बच्चे ने जवाब दिया, बाकी सब बच्चे भूल गए। सब बच्चे भूल गए, सब बच्चे भूल गए। इतनी कम क्लासेस में सब भूल गए कि हां सर आपने ये शेड्यूल 3 में करवाया भी था। रिया खंडेलवाल, ऋत्विक तयाल, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। रिया, पार्ट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। वेरी गुड बेटा, इसको नोट करना होगा, किया होगा। मैंने आपको शेड्यूल 3 करवाया था। शेड्यूल 3 में यहां रिजर्व्स एंड सरप्लस आपको दिख रहा है। मैं नीचे जाऊंगा, जब रिजर्व्स एंड सरप्लस के बारे में बात जब करेंगे तो रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में देखो, ये मैंने ईसॉप लिखा भी है।
F नंबर पॉइंट्स, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट। अच्छा, अभी जितने बच्चे मुझे मेरा लेक्चर अभी लाइव सुन रहे हैं, सच्ची सच्ची बताना, मतलब झूठ मत बोलना, कितने बच्चे भूल गए थे? ऐसी, अच्छा ऐसा ऐसा तो है नहीं कि अंदर घुस के मैं यहां पर आके आपको मारूंगा, ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है ना? मार तो मैं वैसे भी नहीं सकता, गंदी बात होती है। मुझे बताइए कितने बच्चे भूल गए, सच्ची में भूल गए कितने बच्चे कि हाँ यार ये तो हमने पढ़ा था? क्योंकि इट सीम्स जब बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे ना, तो इट सीम्स कि हाँ यार भूले तो होंगे यार, मतलब आपको आता भी है और रिप्लाई भी नहीं कर रहे हो, तो ये तो मतलब बड़प्पन वाली बात हो गई, और इतना बड़प्पन तो होता नहीं है। राशि रेखा भूल गई थी, अजय भूल गया था, निधि भी भूल गई थी, स्नेहल भी भूल गई थी। अच्छा, बस सिर्फ 4 ही बच्चे भूले थे, बाकी सबको आता है ना? बस कमेंट करना नहीं होता है। ये तो वही हो गया सर कि सर छोटी मोटी चीजें मत पूछा करो, हमारे लेवल की चीजें पूछो सर। ये क्या आप छोटी मोटी चीजें पूछते हो? अच्छा, आप फर्स्ट क्लास में नहीं थे। इट इज नॉट अ लाइबिलिटी, लिखो, इट इज अ पार्ट ऑफ सर। ये रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट क्यों है? सर ये रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट क्यों है? क्योंकि यहां कंपनी ने कमिटमेंट नहीं किया कि हम कैश देने वाले हैं, हम इक्विटी शेयर देने वाले हैं। तो ये जो ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट वाली जो चीज है ना, ये फ्यूचर में शेयर कैपिटल हो जाएगी। लिखो, इन फ्यूचर it will be converted into equity शेयर कैपिटल अकाउंट। ये इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है? क्लियर? सो दिस इज व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड कि ये होता है ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्या है? एक कमिटमेंट, कंपनी के द्वारा किया गया कमिटमेंट कि चल मैंने कहा कि मैं तेरे को फ्यूचर में शेयर इशू करूंगा, कंडीशन ये है कि तेरे को वेस्टिंग कंडीशन और वेस्टिंग पीरियड फुलफिल करना पड़ेगा। ये एक लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि मैं तेरे को कैश थोड़ी दूंगा। हाँ, अगर ये कैश सेटल्ड ऑप्शन होता, कैश सेटल्ड ऑप्शन होता जहां मैंने तेरे को बोला कि मैं तो कैश दूंगा, तो ये मैं लायबिलिटी मानता। ये लायबिलिटी नहीं है, तो ये कहां आएगा? ये इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में रिजर्व्स एंड सरप्लस में सेपरेटली दिखेगा शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग के नाम से, और ये फ्यूचर में जाके इक्विटी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। सर कैसे कन्वर्ट होगा? मेरा काम है वो मुझे आपको बताना, अभी रुक जाइए। तो ये एंट्री हमने किया, बीइंग ESOP expense recognized for 460 employees, हमने 460 इंप्लॉइज के बेसिस पर एट 32 रुपीज इंट्रिंसिक वैल्यू, हमने 32 रुपीज के इंट्रिंसिक वैल्यू पर हमने ईसॉप एक्सपेंस को बुक किया। अच्छा, वापस से मैं आपसे वो वाले सवाल पर आ रहा हूं जो मैंने आपसे पूछा था कि बेटा एक्सपेंस की एंट्री क्या करते, तो आप सबने बोला एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। फिर मैंने आपसे पूछा था बेटा ये एक्सपेंस अकाउंट कहां जाएगा, तो आपने बोला सर ये एक्सपेंस अकाउंट P&L में जाके मर जाएगा। तो बस मार दो, एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट,
1472, ठीक है। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू पे एंड एल अकाउंट। अच्छा, नरेशन इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि फर्स्ट पहली बार हम पढ़ रहे हैं ये चैप्टर। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं मैं उनके हिसाब से बात कर रहा हूं। तो पहली बार हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो नरेशन पता होना चाहिए क्या लिखना है। आगे आने वाले क्वेश्चंस में कहीं कहीं नरेशंस में नहीं भी लिखवाऊं तो समझ जाना कि मैं नहीं इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि मुझे क्लास को आगे बढ़ाना है, नरेशंस पे फिर टाइम वेस्ट नहीं करना है। पर आप एग्जाम में नरेशन जरूर लिख के आएंगे। तो बच्चों पता है ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस, और जो ये ईसो आउटस्टैंडिंग है ये चला जाएगा आपके बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस में। अब सेकेंड ईयर की एंट्री क्या होगी? सेकेंड ईयर की एंट्री मुझे बताइए, मैं आपको टाइम दे रहा हूं। सेकेंड ईयर की एंट्री मुझे करके बताओ, मुझे सेकेंड ईयर की एंट्री करके बताओ। हेलो, मुझे सेकेंड ईयर की एंट्री करके बताइए। चलिए, सेकेंड ईयर की एंट्री एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं टू ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट 24,43,000। वेरी गुड, 24,43,000। सेकेंड एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये सेकेंड ईयर की एंट्री हो गई। आपको याद है मैंने आपसे पूछा था कि वो जो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट, मैंने वो जो आपसे पूछा था ना एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है, तो मैंने उसमें सबसे आखिरी में पूछा था कि एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट का क्या करोगे, तो तुमने बोला कि सर ये लायबिलिटी है, इसको रिवर्स करेंगे जब हम कैश पे करेंगे, याद है। वैसे ही इस इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग का क्या होगा, मैं पूछ रहा हूं इस इंप्लॉय स्टॉक एक्सपेंस का क्या होगा, बताइए मुझे। इस इंप्लॉय स्टॉक एक्सपेंस का क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, इस इंप्लॉय एक्सपेंस का क्या करोगे।
इस एम्प्लॉय एक्सपेंस का क्या करोगे? वैभव, कॉस्टिंग का जो पेपर है वो ग्रुप 1 में आता है और जो एडवांस अकाउंट्स है वो ग्रुप 2 में आता है, और हमने फर्स्ट डे भी बोला था कि आपका ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आपस में क्लैश करेगा, नो ऑप्शन। मुझे बताइए इस एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का क्या करोगे? मेरा कहने का मतलब है कि मैं अगर आपसे ये कहूं कि साहब मुझे ना ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट बना के दिखाइए, या ये देखिए कि कैसे बनाएंगे, तो हमने बोला कि भाई फर्स्ट ईयर में बाय एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन 1472, ठीक है ना, टू बैलेंस कैरिड डाउन 1472, ठीक है। फर्स्ट ईयर में हमने ये कर दिया, ये रिजर्व एंड सरप्लस में चला गया तो इसलिए बैलेंस कैरिड डाउन। सेकेंड ईयर में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1472 बाय एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन 2443। तो अब कुल मिला के ये टोटल कितना हो गया? 1472 प्लस 2443, ये टोटल हो गया 39,15,000। आपको दिख रहा है? ये 39,15,000 हो गया है। आप ये फिगर से चेक कर सकते हो ये फिगर सही है कि नहीं। ये देखिए 39,15,000, 39,15,000, 39,15 आपका फिगर मैच हो रहा है। तो अब ये क्रेडिट पड़ा हुआ है, ये डेबिट कब होगा? जब शेयर इशू होगा। वहां पर लायबिलिटी डेबिट कब होती है? जब कैश देते हैं। अब ये डेबिट कब होगा? जब शेयर इशू होगा। सिंपली। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? ये डेबिट कब होगा? ये डेबिट कब होगा? जब शेयर इशू होगा। ठीक है बेटा, तो आइए मैं आपको एंट्री सिखाता हूं कि क्या होगी शेयर इशू करने की। हमने यहां देखा कि भाई टू रिकॉग्नाइज एक्सपेंस। अब हम सीखेंगे टू इशू शेयर्स। टू इशू शेयर्स आफ्टर वेस्टिंग डेट। वेस्टिंग डेट खत्म होने के बाद हम शेयर इशू करेंगे। वेस्टिंग डेट खत्म होने के बाद हम शेयर इशू करेंगे। अच्छा, मैं आपसे जान सकता हूं, मैं क्यों बताऊं, आप बताएंगे। मैं आपसे जान सकता हूं कि कितने एम्प्लॉइज फाइनली एलिजिबल हैं ईसॉप के लिए? कितने एम्प्लॉइज फाइनली एलिजिबल हैं एम्प्लॉइज के लिए? कितने एम्प्लॉइज एलिजिबल हैं एम्प्लॉइज ईसॉप के लिए? $435 नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एलिजिबल। अपन ये बोल सकते हैं टू whom ऑप्शन इज वेस्टेड। टू whom ऑप्शन इज वेस्टेड, वो है 435। ये क्वेश्चन का ही पार्ट है। मैं मान लो आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। मान लीजिए 435 में से 400 एम्प्लॉइज
एक्सरसाइज्ड द ऑप्शन। 435 में से 400 इंप्लॉइज ने बोला कि मुझे ऑप्शन चाहिए। 435 इंप्लॉइज में से 400 इंप्लॉइज ने बोला कि सर हमें तो चाहिए, हम ये शेयर खरीदना चाहते हैं। उनको कितने में ये शेयर दिया जाएगा? याद रहे एक्सरसाइज प्राइस था कुछ 30 रुपीज का, 30 रुपीज का एक्सरसाइज प्राइस था, ठीक है ना। एक्सरसाइज द ऑप्शन एट 30 रुपीज। 435 में से 400 ने बोला कि हम ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे 30 रुपीज पे। तो इसका मतलब ऑप्शंस फॉर रिमेनिंग एम्प्लॉइज गॉट लैप्स्ड। सर ये क्या लिखा आपने? जो 35 एम्प्लॉइज बच गए ना, 35 एम्प्लॉइज, उनका ऑप्शन लैप्स हो गया। मतलब इनको समय दिया गया था, वेस्टिंग डेट के बाद समय दिया जाता है कि आप सोच के बताइए कि आपको शेयर्स चाहिए कि नहीं, आप एलिजिबल हो गए हो। उस समय को बोलते हैं एक्सरसाइज पीरियड। इन 400 एम्प्लॉइज ने एक्सरसाइज पीरियड में कंपनी को जवाब दिया, कंपनी को पत्र लिख के, ऑब्वियसली आजकल तो ईमेल चलता है, कंपनी को ईमेल लिख के मेल किया कि यस वी आर एलिजिबल। हो सकता है कंपनी ने सभी इंप्लॉइज को ईमेल भेजा हो, ईमेल में बोला हो कि ये हम फॉर्म आपको दे रहे हैं, गूगल फॉर्म, ये भर के दे दीजिए कि किसको किसको शेयर्स चाहिए। 400 इंप्लॉइज ने गूगल फॉर्म भर के दे दिया कि यस वी वांट द शेयर्स, और 35 इंप्लॉइज ने भर के नहीं दिया, तो उनके शेयर्स का जो ऑप्शन था वो लैप्स हो गया, सत्यानाश। आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? ऐसे केस में कितने इंप्लॉइज को शेयर इशू करेंगे और कितने इंप्लॉइज को शेयर इशू नहीं करेंगे? सीधा सीधा दिख रहा है। 400 इंप्लॉइज को, 400 इंप्लॉइज विल गेट द शेयर्स, 35 इंप्लॉइज विल नॉट गेट द शेयर्स। शेयर्स विल बी इशूड ओनली टू द 400 इंप्लॉइज, राइट। तो सर जो 35 इंप्लॉइज हैं जिनको शेयर इशू नहीं करेंगे, उनके बराबर का जो ईसो आउटस्टैंडिंग हमारे पास रखा हुआ है ये सर आप एक बात बताइए, ये जो 39,15,000 का ईसो आउटस्टैंडिंग है, सर ये कितने इंप्लॉइज के हिसाब से है? मैं बोल रहा हूं कि ये सर कितने इंप्लॉइज, कितने प्रतिशत, बताइए कितने इंप्लॉइज इसमें कवर हैं? इस 39,15,000 के टोटल ईसो आउटस्टैंडिंग में कितने इंप्लॉइज कवर हैं? कितने इंप्लॉइज कवर हैं? जल्दी बताओ। इस 39,15,000 में कितने इंप्लॉइज कवर हैं? सर 435 इंप्लॉइज कवर है। बट क्या ये पूरा का पूरा 39,15,000 उस 400 के लिए अलॉट कर सकते हैं? द आंसर इज नो। तो हम क्या करेंगे, एक वर्किंग नोट बनाएंगे, एक रफ वर्क करके देखेंगे कि भाई फॉर 400 एम्प्लॉइज फॉर 35 एम्प्लॉइज, सर कैसे करेंगे हम? सिंपल है, 39,15,000 डिवाइड बाय 435 इंटू 400, निकालिए। $36 लाख। और ये कितना आएगा? इसमें से 36 माइनस कर दो, 13,15,000। 13,15,000।
39,15,000 का टोटल ईसो आउटस्टैंडिंग में से हमने बाइफरकेट कर लिया, 400 एम्प्लॉयज का अलग और 35 एम्प्लॉयज का अलग। आप जानते हो इस 36 लाख को मैं एक और तरीके से निकाल सकता हूं। अभी तो मैंने इसको प्रोपोर्शनेटली निकाला कि भाई 400 और 35 के हिसाब से, इसको मैं एक और तरीके से निकाल सकता हूं। पता है कैसे? 400 एम्प्लॉयज को 200 ऑप्शंस दिए जाने हैं, मतलब 200 शेयर्स इशू किए जाने हैं। 200 थे ना, कहां गया? हाँ 200, और इंट्रिंसिक वैल्यू फाइनली हो गई थी 45 रुपीज की। तो फाइनली 45 रुपीज की जो इंट्रिंसिक वैल्यू थी उससे इंटू करो, 400 इंटू 200 इंटू 45, ये आपको आ जाएगा 36 लाख। इस 3,15,000 को भी हम निकाल सकते हैं कि भाई 35 एम्प्लॉइज को 200 ऑप्शन दिए जाने थे, 200 ऑप्शंस हमने दिए थे, उनको अलाउ किए थे, और 45 रुपीज का इंट्रिंसिक वैल्यू था, तो 3,15,000। सो कैसे भी निकालो, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। आप चाहे उसको प्रोपोर्शनेट करके निकालो, जो कि आपको आसान लग रहा होगा, और लॉजिकली अगर आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हो लॉजिकली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत परेशानी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में नहीं आओगे। मतलब ये लॉजिकल तरीका है कि हाँ यार 400 एम्प्लॉइज को 200 ऑप्शंस देने हैं और 45 रुपीज के हिसाब से हमने एक्सपेंस बुक किया, हमने 45 रुपीज के हिसाब से एक्सपेंस बुक किया था, और हमने यहां पर भी 45 के हिसाब से एक्सपेंस बुक किया था। 35 एम्प्लॉइज को हमें 200 ऑप्शंस देना था। आई बात समझ में? आप जानते हैं हम एंट्री क्या करेंगे? आइए एंट्री बताता हूं। आप लोग जब 400 एम्प्लॉइज को शेयर इशू करोगे, जब 400 एम्प्लॉइज को आप शेयर इशू करोगे, तो टेल मी, क्या आपको ये एम्प्लॉइज पैसा दे रहे हैं? कुछ पैसा दे रहे हैं? भाई अगर पैसा दे रहे हैं तो बैंक अकाउंट वगैरह आएगा ना, और अगर पैसा नहीं दे रहे हैं, मतलब फ्री में इशू कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट नहीं आएगा। तो टेल मी, क्या ये हम फ्री में इशू कर रहे हैं? क्या हम ये फ्री में इशू कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ पैसा आएगा? टेल मी, क्या हम ये फ्री में इशू कर रहे हैं? क्या हम ये फ्री में इशू कर रहे हैं? जल्दी बोलो। हम इसको 30 रुपीज में इशू कर रहे हैं, मतलब पैसा आएगा। शेयर इशू करने की एंट्री होती है, नॉर्मली शेयर इशू करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सबको पता है ये एंट्री, सबको पता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है ना? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है? तो एंट्री क्या करेंगे? एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। हम सर उनको 400 एम्प्लॉइज को 200 शेयर इशू कर रहे हैं, हम उनसे 30 रुपए ले रहे हैं। 400 200 30 रुपए ले रहे हैं, 200 शेयर्स 30 रुपए ले रहे हैं। 400 अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 24 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट 24 लाख, ठीक है ना? मैं जगह छोड़ रहा हूं, मैं बीच में जगह छोड़ रहा हूं। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, आप सब जानते हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट फेस वैल्यू पे आता है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट फेस वैल्यू पे आता है। आई बात समझ में? तो 400 इंटू 200 इंटू 10 रुपया, फेस वैल्यू हम 10 रुपीज अज्यूम कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, है ना? हम 10 रुपए अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है? 10 रुपीज इज अज्यूम। तो 400 इंटू 200 इंटू 10, तो ये हो गया 8 लाख, ठीक है? अच्छा, अभी हमने क्या बोला कि भाई ईसो आउटस्टैंडिंग क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ईसो आउटस्टैंडिंग का कौन सा बैलेंस है? सर अभी क्रेडिट बैलेंस है। बेटा ये डेबिट कब होगा? जब शेयर इशू हो जाएगा। ये डेबिट कब हो जाएगा? ये क्रेडिट से डेबिट कब आ जाएगा? जब शेयर इशू होगा। तो डेबिट कर दो फाइनली। तो हम बोलेंगे ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट। हम ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट करेंगे। सर कितना? फॉर 400 एम्प्लॉइज इतना 36 लाख।
400 एम्प्लॉइज, 36 लाख। आप बताएं इसको कैसे ट्रीट करोगे? आप बोलोगे मैंने एम्प्लॉय को शेयर इशू किया 30 रुपीज पे, इसलिए मुझे पैसा आया 400 इंटू 200 इंटू 45। मैंने 30 रुपीज पे इशू किया। अगर पब्लिक को इशू करता तो 75 पे इशू करता तो टोटल मिला के 75 होता। तो ये कहीं ना कहीं 75 रुपीज के हिसाब से एंट्री हो रही है। आज हम एंट्री जो कर रहे हैं वो 75 रुपीज के हिसाब से कर रहे हैं, जिसमें हम बता रहे हैं कि भाई 30 रुपीज तो हमें कैश मिल गया, बाकी 45 नहीं मिला, जिसका हमने ऊपर के सालों में एक्सपेंस ऑलरेडी बुक कर लिया है। ठीक है ना? अगर कैश नहीं मिला तो एक्सपेंस बुक कर लिया बेसिकली, सीधा सीधा। और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम 52 लैक्स। आप जानते हैं अगर इसको आप टोटल करेंगे तो ये जो 60 लाख रुपीस आ रहा है, ये 60 लाख का मीनिंग क्या है? ये 60 लाख का मीनिंग है कि हमने 400 एम्प्लॉइज को 200 शेयर्स इशू किए 75 के हिसाब से। वो अलग बात है कि उन्होंने हमें दिए सिर्फ 30 रुपीज, बाकी 45 हमें बाकी के 45 उनके सर्विस के रूप में मिले। आउट ऑफ दिस 75 रुपीज, out of this 75 rupees we got 30 in cash and 45 rupees in the form of services। ऐसा नहीं है कि मुझे 75 में से बस 30 मिला, बाकी मेरा नुकसान। अगर नुकसान होता तो मैं उसको लॉस बोलता, नुकसान नहीं है। ये 45 मुझे सर्विसेज के रूप में मिला, इसीलिए मैंने एक्सपेंस ऊपर ही बुक कर लिया एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस के नाम से। पता है क्यों कॉम्पनसेशन एक्सपेंस? क्यों? क्योंकि मुझे सर्विसेज मिल रही हैं और मैं एम्प्लॉय को कॉम्पनसेट कर रहा हूं शेयर्स इशू करके। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि बेसिकली एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस, हम जो ये एक्सपेंस निकाल रहे हैं, कंपनी जो हर साल जो ये एक्सपेंस निकाल रही है, ये क्या है? ये बेसिकली इसके बदले कंपनी को कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट हो रहा होगा, बेनिफिट हो रहा होगा। तो कंपनी मैचिंग प्रिंसिपल अप्लाई कर रही है। कंपनी ये बोल रही है कि भाई आज अगर हमें एम्प्लॉय से कुछ फायदा मिला है तो वो उसके बदले हम उसके फायदे को कॉम्पनसेट कर रहे हैं शेयर इशू करके, तो हमारा कहीं ना कहीं एक्सपेंस भी बुक करना पड़ेगा। उस फायदे को अर्न करने के लिए हमें एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा। इट इज क्लियरली अंडरस्टूड दैट 400 एम्प्लॉइज हु गॉट द शेयर्स 400 employees who got the shares of rupees 75 rupees value. But what the company got? Company got 30 rupees in cash and company got 45 rupees का services per share. Now अगर आप बैलेंसिंग करो कि what employees got 75 rupees का शेयर। एम्प्लॉइज को क्या मिला? 75 रुपीज का शेयर। कंपनी को क्या मिला? कंपनी को 30 रुपीज कैश मिला और कंपनी को एम्प्लॉइज से सर्विसेज मिली 45 रुपीज की, जिसकी 45 रुपीज का कंपनी ने अपनी बुक्स में एक्सपेंस डेबिट किया। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? इट शुड बी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कि भाई हां कि यार मुझे 75 रुपीज का फायदा हुआ है। कैसे? 30 रुपीज मुझे कैश मिला है, कंपनी कह रहा है 30 रुपीज मुझे कैश मिला है और 40 रुपीज का मुझे सर्विसेज मिला, 45 रुपीज का मुझे सर्विसेज मिल गया। आई मेरी बात समझ में? बच्चों मुझे बताओ आपको यहां तक क्लियर है कि नहीं? क्योंकि ये वाले पॉइंट्स पर ही मैक्सिमम बच्चे अटकते हैं कि सर बोला ईसो आउटस्टैंडिंग डेबिट क्यों किया? अरे मैं बोलूंगा भाई ईसो आउटस्टैंडिंग डेबिट तो इसलिए किया ना क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे थे, उसको क्रेडिट कर रहे थे, तो उसको खत्म तो करना पड़ेगा ना मेरे भाई। ईसो आउटस्टैंडिंग कोई नॉर्मल रिजर्व एंड सरप्लस थोड़ी है, कोई नॉर्मल पी&एल थोड़ी है, कोई नॉर्मल जनरल रिजर्व टाइप की कोई चीज थोड़ी है कि वो हमेशा पड़ी रहेगी। ठीक है ना? ईसो आउटस्टैंडिंग एक टेम्पररी अकाउंट है, उसको कभी ना कभी तो खत्म होना ही है। सर क्या हम इसको नोशनल बेनिफिट कह सकते हैं? क्यों नोशनल बेनिफिट क्यों बोले? नोशनल का मतलब क्या होता है?
नोशनल का मतलब होता है फर्जी, सच्ची मुच्ची में नहीं हुआ, मुझे सच्ची मुच्ची में हुआ मेरे दोस्त। क्यों सर, कैसे हुआ आपको सच्ची मुच्ची में सर? अरे 2 साल मेरे एम्प्लॉइज ने मुझे सर्व किया। आउट ऑफ 500 एम्प्लॉइज आई गॉट द सर्विस ऑफ 435 एम्प्लॉइज फॉर एग्जैक्टली अ पीरियड ऑफ 2 years, एंड दिस इज व्हाट आई गॉट द सर्विसेज, एंड बिकॉज आई गॉट द सर्विसेज माय रेवेन्यू हैज बीन इंक्रीज्ड, there has been an increase in my benefits, so I should book the 45 rupees का expense, and that is the reason मैंने expense book किया। Understood or not? Clear हुआ कि नहीं? Sir, what to do about this 35 के options? Sir, इसका क्या करेंगे? बताइए मुझे, इसका क्या करेंगे? यहां तो हम शेयर इशू नहीं कर रहे, मतलब यहां एम्प्लॉइज को 75 रुपीज का फायदा नहीं हुआ, उन्होंने ही मना कर दिया, हम क्या करें? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या करें? नाचूंगा मैं ऐसे जैसे मुझे कोई देख नहीं रहा, देख नहीं रहा। जल्दी बताओ। एंट्री रिवर्स करने को बोला गया है। कौन सी एंट्री रिवर्स करेंगे? क्या रिवर्स करेंगे? इसमें क्या रिवर्स बताइए? रिवर्सल एंट्री बोलिए। अगर आप एंट्री रिवर्स बोल रहे हो तो एंट्री क्या रिवर्स करेंगे? रिवर्स करने की एंट्री क्या होगी? गणेश ने बोला ईसो आउटस्टैंडिंग डेबिट टू पीएनएल। ऋत्विक ने बोला ट्रांसफर टू पीएनएल। आप ये कह रहे हो कि सर हम इसको पीएनएल में वापस डाल देंगे। सर क्यों? मुझे रीजंस भी चाहिए साथ साथ। निधि ने बोला ईसो आउटस्टैंडिंग डेबिट टू पीएनएल। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एंट्री बताने के साथ साथ मुझे रीजंस भी बताइएगा कि हम इसको अच्छा ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट तो समझ में आता है कि रिवर्स, ठीक है, टू पीएनएल, पीएनएल में क्यों डाल रहे हैं हमें? मुझे एंट्री बताइए, एंट्री में टू पीएनएल क्यों आ रहा है? एंट्री बताइए बच्चों। एंट्री बता दी, इंप्लॉय कॉम्पनसेशन क्रेडिट करके फिर उसको पीएनएल में डालेंगे। राशि ने बोला अरे इसका मतलब आप सबका कहने का मतलब एक ही हुआ। आप जो भी लोग पीएनएल कर रहे हो, डायरेक्ट पीएनएल में डाल दिया ईसो आउटस्टैंडिंग को। सर इंप्लॉय से बेनिफिट हमें 2 years में ही मिल गया होगा। अरे आप समझे नहीं मेरी बात को। चलो आप लिख लो, आप मैं अभी भी वेट करने को तैयार हूं। मैं किसी की भावनाओं को फिलहाल रोकना नहीं चाह रहा हूं। ऋतुजा अल्टीमेटली बैलेंस ऑफ पीएनएल गोज टू रिजर्व। फर्स्ट आउटस्टैंडिंग किए थे हमने, अभी पे नहीं हुआ तो रिवर्स होगा। बेटा एक बात बताओ, पे कौन सा को हमने 400 को किया? हमने 400 को पे नहीं किया। आप पे वर्ड यूज मत करो, यू आर यूजिंग द रॉन्ग वर्ड। कौन सा को हमने 400 एम्प्लॉइज को पे किया? 400 एम्प्लॉइज को हमने शेयर इशू किया। चलिए मैं इस पे बोलना शुरू करना चाहता हूं, ठीक है ना। आप सबने, जितने बच्चों ने कमेंट किया, आप सबने बोला कि सर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन अकाउंट रिवर्स होगा। मैंने बोला हाँ रिवर्स तो होगा। तो सर ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट 3,15,000। आपने बोला कि सर इसको रिवर्स करके हम पीएनएल में ले जाएंगे। मैंने पूछा कि भाई मुझे रीजंस बताइए।
किसी ने बोला कि सर रीजन ये है कि सर 35 एम्प्लॉयज को हम शेयर दे ही नहीं रहे हैं, तो सर मतलब क्या हुआ? 35 एम्प्लॉयज को हम शेयर ही नहीं दे रहे ना, तो सर इसलिए रिवर्स कर रहे हैं। किसी ने लिखा सर एम्प्लॉय से बेनिफिट हमें 2 ईयर में मिल गया होगा। निधि ने लिखा 2 ईयर में मिल गया होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, निधि ने पॉइंट एक लिखा है कि सर एम्प्लॉय से हमें बेनिफिट 2 साल में मिल गया होगा। आप इस फिगर को देखिए प्लीज, आप इस फिगर को देखिए प्लीज, इस 75 के फिगर को देखिए प्लीज, 75 के फिगर को ध्यान से देखिए। यहां आप कह रहे थे कि भाई आउट ऑफ 75 मुझे 30 रुपीज कैश में मिला और 45 रुपीज सर्विसेज के फॉर्म में मिला। इसीलिए जो 30 रुपीज कैश में मिला वो बैंक अकाउंट डेबिट, 45 रुपीज सर्विसेज के फॉर्म में मिला तो ईसो अकाउंट, ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, और वो चीज आपके कैपिटल में चली गई और प्रीमियम में चली गई। प्रीमियम भी कहीं ना कहीं आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस है। आया समझ में कि नहीं? अब आप इधर देखो, अब आप इधर देखो, क्या इन 35 एम्प्लॉय से आपको 75 रुपीज मिले? क्या इन 35 रुपीज 35 सॉरी क्या इन 35 एम्प्लॉय से आपको 75 रुपीज मिला? आप जानते हो मैं बोलूंगा आउट ऑफ 75 30 रुपीज इन कैश नॉट रिसीव्ड, हमें कैश नहीं मिला। तो हाउ कैन आई ट्रीट कि भाई मुझे बैंक अकाउंट डेबिट तो करना ही नहीं चाहिए यहां पर। आपको भी समझ में आ रहा होगा। पर जो 45 रुपीज है इन द फॉर्म ऑफ बेनिफिट्स, मुझे बेनिफिट्स तो मिले ना। ये जो 45 रुपीज है, यस कंपनी गॉट द सर्विसेज, कंपनी गॉट द सर्विसेज फॉर 2 years। कंपनी कहेगी कि मैं इसको रिवर्स करके P&L में क्यों डालूं? हमने शुरू के सालों में इंप्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस बुक किया, P&L में चार्ज किया, इंप्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस बुक किया, P&L में चार्ज किया। क्यों? क्योंकि हमें सर्विसेज मिल रही थी। क्या इन इंप्लॉइज ने जिन्होंने मना कर दिया कि हमें शेयर नहीं चाहिए, क्या वो अपने 2 साल की सर्विस हमसे वापस ले रहे हैं क्या? आप बात को समझिए। आप जब टू P&L कर रहे हो, मैं क्लियर कट पहले आपको समझाना चाह रहा हूं कि टू P&L नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? टू P&L नहीं होगा बच्चों। आप बेसिकली ये बोल रहे हो कि सर जो एक्सपेंस हमने यहां पर बुक किया, जो एक्सपेंस हमने यहां पर बुक किया, सर उस एक्सपेंस को ना रिवर्स कर दीजिए। सर मैंने बोला भाई रिवर्स क्यों करूं? सर क्योंकि इंप्लॉइज ने शेयर्स नहीं लिए। मैंने बोला ठीक है, शेयर्स नहीं लिए तो उन्होंने जो हमें सर्विसेज दी थी जिसके लिए हमें बेनिफिट्स हो चुके हैं, तो मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो करने के लिए हमने उन बेनिफिट्स, क्योंकि हमें बेनिफिट्स हुए तो सेल हमारा बड़ा होगा, तो हमने उस बेनिफिट्स को के सामने हमने एक्सपेंस बुक कर लिया। तो क्या 2 साल बाद जब हमें इंप्लॉय कह रहा है कि नहीं नहीं मुझे शेयर नहीं चाहिए, मेरे को मेरे 2 साल वापस करो, क्या ऐसा होगा क्या? नहीं 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 मुझे शेयर नहीं चाहिए, मेरे को मेरे 2 साल वापस करो। जब आप ये कह रहे हो ना कि टू P&L करेंगे, इसका मतलब आपका कहने का मतलब है कि तो सर वो हमारा खर्चा ही नहीं है। सर 45 रुपीज हम बुक करना ही नहीं चाह रहे थे, सर हमने गलत बुक कर दिया 45। अगर आप टू P&L करना चाह रहे हो, बात को समझिए। अगर आप ये बोल रहे हो कि सर मैं तो टू P&L करूंगा, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि सर हमने ना जो ऊपर एक्सपेंस बुक किया था ना, ये सर गलत बुक किया। मैं बोलूंगा क्यों? सर एम्प्लॉइज को शेयर चाहिए नहीं। मैंने बोला गधेड़े, एम्प्लॉय को शेयर नहीं चाहिए पर कंपनी को एम्प्लॉय से सर्विस तो मिल गई ना। 2 साल सर्विस मिल गई तो एम्प्लॉय कंपनी को फायदा तो हो गया ना एम्प्लॉय से, एटलीस्ट 45 रुपीज का तो फायदा हुआ ना। आप बोलोगे हाँ यार, तो इसका मतलब कंपनी को एम्प्लॉय से 2 साल तो मिल गए ना। एम्प्लॉय वो तो वापस नहीं मांग सकता, तो मैं P&L क्यों क्रेडिट करूं? आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? आप अगर ये कह रहे हो कि सर ईसो आउटस्टैंडिंग को रिवर्स करके P&L में ले जाओ, दैट मींस यू आर सेइंग कि मेरा खर्चा ही नहीं है। मैं बोल रहा हूं मेरा खर्चा है। क्यों? मैचिंग प्रिंसिपल। आई हैव टू रिकॉग्नाइज द एक्सपेंस अगेंस्ट द बेनिफिट आई गॉट इन दीज 2 years।
In these 2 years, I got the benefit from my employees in the form of sales, in the form of services. आई बात समझ में कि नहीं? मेरे को बेनिफिट हुआ तो मेरी कंपनी का टर्नओवर बढ़ा होगा, और उस बेनिफिट के अगेंस्ट मैंने इन 2 सालों में एक्सपेंस को मैच किया है. Why should I reverse the expense, bro? I got the service, na? I have to book the expense. Understood or not? I got the service. I have to book the expense. Understood or not? Clear or not? सर नहीं आ रहा समझ में, सर ऐसे नहीं समझ में आ रहा. चलो ठीक है, नहीं आ रहा ना समझ में, हटाओ. मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं आपसे. आपको समझ में नहीं आ रहा ना, मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं. मैं दूसरी बात से पूछ रहा हूं, पर उस बात से प्लीज थोड़ा सा, वो हल्की सी थोड़ी सी आउट ऑफ द ट्रैक है, पूरी मैच नहीं होती, बट फिर भी आउट ऑफ द ट्रैक है. पहले मुझे ये बताओ कि कितने बच्चों को समझ में आया पॉइंट. कितने बच्चों को पॉइंट समझ में आया? अब बच्चे ये सोच रहे होंगे सर 2 P&L नहीं होगा तो सर क्या होगा? अरे वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या होगा, टेंशन मत लो. 2 P&L नहीं होगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. जब आप 2 P&L करोगे ना, तो आपके करंट ईयर में वापस से आप दिखाओगे कि आपने खर्चे को रिवर्स किया है. आप टेक्निकली खर्चे को रिवर्स नहीं कर सकते मेरे बच्चे. हम शेयर कैपिटल की एंट्री नहीं डालेंगे. अरे हम कौन सा कोई शेयर इशू कर रहे हैं मेरे भाई, शेयर थोड़ी इशू कर रहे हैं. अच्छा एक बात बता, मैंने तेरे से पूछा था कि बेटा एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है. अच्छा ये बता, सैलरी की एंट्री क्या होती है? अगर मुझे अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करना है, जो कि मैं 2 साल बाद पे करूंगा, मुझे मेरे एम्प्लॉय को सैलरी पे करना है कैश में, मैं 2 साल बाद पे करूंगा. बोल मैं एंट्री क्या करूंगा? सर एंट्री करेंगे सर सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग. सर फर्स्ट ईयर में एंट्री होगी, ठीक है बेटा. सेकंड ईयर में भी कर दे. हाँ सर, सैलरी डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग. और हमने यहां पर P&L टू सैलरी, P&L टू सैलरी. सर ये आपने सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग क्यों किया? अरे सर हमें एम्प्लॉय से सर्विस तो मिल गया ना पहले साल का, तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि सर्विस मिल गई, एक्सपेंस बुक कर लो, भले अभी पे नहीं किया, बाद में पे कर लोगे. यहां भी अक्रूवल कॉन्सेप्ट, सर्विस मिल गई, एक्सपेंस बुक कर लो. हमने बोला हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. अब मुझे बताओ, मुझे उसको 3rd ईयर में सैलरी देनी थी, वो खुद ही नहीं आया मेरे पास. वो आया ही नहीं मेरे पास, वो चला गया, वो जॉब छोड़ के चला गया और उसको सैलरी नहीं चाहिए. मेरे को फायदा हो गया. मैं क्या बोलूंगा, मेरे को कौन सा फायदा हुआ? मुझे एम्प्लॉय से सर्विस फ्री फोकट में मिल गई. तो जो मेरी लायबिलिटी थी, सैलरी आउटस्टैंडिंग नाम की जो मेरी लायबिलिटी थी, ये मेरी लायबिलिटी थी, अब मुझे इसको पे नहीं करना पड़ेगा. तो आप क्या बोलते हो? सर सैलरी आउटस्टैंडिंग डेबिट टू, इसको कहां ले जाओगे? ऑब्वियसली आप टू P&L ही करोगे. पर मैं आपको बोलूं बेटा टू सैलरी कर दो, आप बोलोगे नहीं सर सैलरी तो मैं डेबिट किया था, पर सैलरी में क्रेडिट नहीं कर सकता. मतलब आप बात को समझिए, जब हम सैलरी आउटस्टैंडिंग को रिवर्स करते हैं और पे नहीं करते हैं, तो हम डायरेक्टली P&L क्यों करते हैं? हम बोलते हैं सर ये फायदा हो गया, मेरी लायबिलिटी मुझे पे नहीं करनी पड़ेगी. मैंने आपको बोला टू सैलरी कर दो, आप बोलोगे नहीं सर सैलरी नहीं कर सकता. सैलरी क्यों नहीं कर सकता? सर एक्चुअल में तो सैलरी देनी थी ना, तो सर वो मैं उसको कम नहीं कर सकता. सैलरी उतनी दिखेगी, हाँ मैं दिखूंगा टू P&L अदर इनकम, मतलब मुझे अदर इनकम हो गई मेरे को. क्यों? क्योंकि सर बेसिकली मेरी लायबिलिटी को मुझे पे नहीं करना, ये मेरी अदर इनकम हो गई. पर मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरी सैलरी कम हो जाए, मैं सैलरी को कम नहीं करूंगा. वैसे ही जब आप ईसो आउटस्टैंडिंग डेबिट टू कर रहे हो ना, तो टू आप इंप्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस नहीं करोगे, इवन आप टू P&L भी नहीं करोगे, क्योंकि आप ये बोलोगे सर हम तो एक्सपेंस बुक कर चुके थे, हमें तो सर्विस मिल गई. तो सर क्या करना चाहिए? सर मुद्दे पे आओ ना, करना क्या चाहिए? देखो तुम्हारे बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस में ये ईसो आउटस्टैंडिंग दिख रहा है. मैं ये तो बोलूंगा कि हां उसने शेयर तुमसे नहीं लिया, फायदा तो हुआ. एक काम करो ना, ये रिजर्व, ये ईसो आउटस्टैंडिंग किसका हिस्सा है?
ये ईसो आउटस्टैंडिंग किसका हिस्सा है? रिजर्व एंड सरप्लस का। और तुम्हारे रिजर्व एंड सरप्लस में मेरे हिसाब से जनरल रिजर्व पड़ा होगा, ठीक है ना, मतलब फ्री रिजर्व्स पड़े होंगे। एक काम करो ना, ये जो ईसो आउटस्टैंडिंग है जिसके बदले में तुम शेयर इशू नहीं कर रहे हो, तुम्हें कैश भी नहीं मिल रहा, इसको हटा के इसको जनरल एक्सपेंस में जनरल रिजर्व में डाल दो। मतलब ये बोल दो कि ठीक है, ये जो ईसो आउटस्टैंडिंग था इसका कोई यूज ही नहीं है, तो ये जो बेवजह ईसो आउटस्टैंडिंग के नाम से तुम्हारा प्रॉफिट दिख रहा है उसको जनरल रिजर्व में शिफ्ट कर दो। जैसे सैलरी के केस में तुमने बोला कि मैं सैलरी के केस में अगर मैं सैलरी पे नहीं कर रहा हूं तो लायबिलिटी मेरी खत्म हो गई, तो मैंने उसको अदर इनकम में शिफ्ट कर लिया। इन द सेम सेंस तुम्हारा जो ईसो आउटस्टैंडिंग है तुम उसको मेन P&L से रिवर्स मत करो, क्योंकि ईसो आउटस्टैंडिंग वापस से P&L में नहीं जा सकता। इट इज लीगली नॉट अलाउड। व्हाई? बिकॉज वंस यू हैव इनकर्ड द एक्सपेंस इट इज योर एक्सपेंस। नाउ ये जो तुम्हारा ईसो आउटस्टैंडिंग है इसका नाम क्या है? ये कहीं ना कहीं किसके अंदर बैठा है? रिजर्व एंड सरप्लस। तो इसका नाम बदल दो, जस्ट चेंज द नेम। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी जस्ट नीड टू चेंज द नेम ओनली। आप सिर्फ इसका नाम बदल दीजिए। आज तक ये ईसो आउटस्टैंडिंग ईसो आउटस्टैंडिंग ईसो आउटस्टैंडिंग दिख रहा था, पर दिख तो ये रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही रहा था ना। अब आप इसको डाल दीजिए जनरल रिजर्व में, 3,15,000। आप जानते हो मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ नाम बदला है। जो लोग अपना नाम बदलते हैं तो क्या उनका नेचर बदल जाता है? नहीं ना। इसका नेचर पहले भी क्या था? रिजर्व एंड सरप्लस। अब भी इसका नेचर क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस। मेरा नाम पहले जय था, अब मेरा नाम हो गया जैज, ठीक है ना। पहले मेरा नाम था जय, अब मेरा नाम हो गया जैज। तो क्या जैज बन के तो क्या मैं अपना चाल चलन अलग कर दूंगा? क्या मैं अपना रंग ढंग अलग कर दूंगा? क्या मैं क्या बदल जाऊंगा? क्या मैं क्या पढ़ाना छोड़ दूंगा? क्या नहीं, मेरा नेचर तो वही रहेगा ना। वैसे ही ईसो आउटस्टैंडिंग का नेचर क्या था? रिजर्व एंड सरप्लस। बस वो फ्री नहीं था अभी तक, पर एम्प्लॉइज ने जैसे ही मना किया हमने बोला ओहो फ्री हो गया फ्री हो गया फ्री हो गया, बल्ले बल्ले इसको भी डाल दो जर्नलिज्म में। आई बात समझ में कि नहीं? तो इट इज लाइक दैट कि इट वाज अ रिजर्व एंड सरप्लस, इट इज a reserve and surplus. It was earlier a part of reserve and surplus. It is also now a part of reserve and surplus. But the difference is earlier it was not a free reserve. Now we have converted this 3,15,000 into free reserve basically. Understood or not? कुछ बच्चे मुझसे यहां पर ये लड़ सकते हैं कि सर दिक्कत क्या है, अगर मान लो आप यहां पर 2 P&L करते तो सर P&L का भी बैलेंस बढ़ जाता और सर P&L भी तो आपका फाइनली रिजर्व एंड सरप्लस में आता। मैंने बोला हाँ बात तो ठीक है तुम्हारी, पर 2 P&L करने से एक तकलीफ हो जाती। ये जो P&L में करता ये 3rd ईयर में करता, ये मैं एंट्री कब कर रहा हूं? 3rd ईयर में। तो 3rd ईयर के करंट P&L में चला जाता और P&L में एक्सपेंस, 3rd ईयर के P&L में एक्सपेंस या इनकम वही होता है जो 3rd ईयर में आपको फायदा हुआ है। ये आपको कोई फायदा वायदा नहीं हुआ है, आपको तो पिछले 2 सालों का फायदा ऑलरेडी मिल चुका है जिसको आप बस फ्री रिजर्व में डाल रहे हो। बेटा मैं ये कहूंगा सिर्फ सोच का फर्क है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप कह रहे हो सर ये फायदा हो गया ना, मैं बोल रहा हूं हाँ। मैं कह रहा हूं सर ये फायदा है, आप बोल रहे हो सर फायदा फायदा तो सर P&L में क्यों नहीं डाल रहे हैं? बस सोच का फर्क है। अगर मैं इसको P&L में डाल दूंगा 3rd ईयर के, तो ये 3rd ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम्स और एक्सपेंस के साथ मैच होगा, जबकि ये 3rd ईयर का फायदा है ही नहीं। ये तो मुझे ऑलरेडी फायदा पिछले 2 सालों का मिल चुका है जिसको मैं फ्री रिजर्व्स में ट्रांसफर कर रहा हूं। दैट्स इट। यस विद्या, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो सर क्या करेंगे? करेंगे जनरल रिजर्व टू जनरल रिजर्व। सर वहां फिर हमने सर P&L क्यों किया था? बेटा वहां लायबिलिटी को रिवर्स कर रहे थे, यहां ईसो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी नहीं है। अगर आप मुझसे ये बात पे लड़ना चाहते हो कि सर यहां तो आपने P&L किया ना, मैं बोलूंगा यहां तो वो मेरी लायबिलिटी थी ना, यहां कौन सा को रिजर्व्स थे, यहां कौन सा को सैलरी आउटस्टैंडिंग मेरे रिजर्व एंड सरप्लस में दिख रही है।
और यहां जो ईसो आउटस्टैंडिंग है वो तो मेरे पहले से ही रिजर्व इन सरप्लस में रखा है, उसका नाम बदल दो बस। अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर? क्लियर? सो ईसो आउटस्टैंडिंग डेबिट टू जनरल रिजर्व। लॉजिक एक फाइनल समरी क्या कि सर इसको मैं P&L में वापस नहीं डाल सकता। मैं अगर P&L में वापस डाल रहा हूं तो मैं मतलब ये कह रहा हूं कि जो 2 साल का मुझे फायदा मिला था मैं उस फायदे को रिवर्स कर रहा हूं। मैं बोलूंगा नहीं भाई, मुझे 2 साल का फायदा मिला था वो P&L में जा चुका है, मैंने एक्सपेंस बुक कर लिया है। सिर्फ एक्सपेंस बुक करके जो मैंने प्रॉफिट अलग किया, इसको और थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। मुझे पता नहीं क्यों बहुत कुछ बोलने की इच्छा हो रही है, माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, और जो मेरे भेजे में चल रहा है ना वो कहीं ना कहीं मैं आपके भेजे में शिफ्ट करना चाह रहा हूं। तुम्हारा फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस, तुम्हारा फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस, तुम अपने फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में सेल दिखाओगे, फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाओगे, परचेज वगैरह ये सब। फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में तुम इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिखाओगे, अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहां दिखेगा इंप्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस। ठीक है ना? मान लो 100 रुपए, तुम्हारा सेल है मान लो 1000 रुपए, डायरेक्ट एक्सपेंस है सपोज 600 रुपए, अदर डायरेक्ट एक्सपेंस है मान लो 200 रुपए। तुम्हारा नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? नेट प्रॉफिट आ रहा है 100 रुपीज। नेट प्रॉफिट आ रहा है 100 रुपीज। क्या ये इंप्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस तुम सच्ची मुच्ची कैश में पे कर रहे हो? हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं, ये कैश में नहीं होता। अगर कैश में होता तो हम लायबिलिटी क्रिएट करते। हम यहां पर करते हैं इंप्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस डेबिट टू ईसो आउटस्टैंडिंग। ये कैश, ये जो एक्सपेंस है ये कैश में कभी नहीं होगा। ठीक है? इसको थोड़ा प्लीज ना मेरी बात समझो यार, प्लीज। अगर आप अभी इसको समझ लोगे ना, शायद थोड़ा सा ही सही पर 1% ज्यादा दिमाग चलने लगेगा। 1% ही सही, उस प्लीज 1% के लिए मेरी बात सुन लीजिए। अब आपका नेट प्रॉफिट कितना दिख रहा है? 100। पर यह बात आप भी जानते हो, क्योंकि आप 100 रुपए सच्ची मुच्ची कैश में तो पे करने नहीं वाले हो, तो टेक्निकली आपका प्रॉफिट 200 है। क्योंकि ये 100 रुपए कभी आपकी जेब से तो जाएगा नहीं ना, ये 100 रुपए तो आप जेब से जाएगा नहीं। पर आप क्या कर रहे हो? आप ये 100 रुपए रिकॉर्ड करके कहीं ना कहीं प्रॉफिट का कुछ पोर्शन अलग करके रख रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, इसको अलग कर दो, ये अलग कर दो बॉस, ये अलग कर दो, ये इसको अलग कर दो। मैं आप सिर्फ दिखा रहे हो कि मेरा जो करंट ईयर का प्रॉफिट है वो 100 रुपए है, पर मन की आंखों से देखो आपका कहीं ना कहीं प्रॉफिट 200 रुपए है। आपका कहीं ना कहीं प्रॉफिट 200 रुपए है। सर फिर से बोलिए 200 रुपए क्यों है? ये जो इंप्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस है, क्या आप इसको कैश के फॉर्म में पे करने वाले हो? नहीं, आप इसको शेयर्स के फॉर्म में पे करने वाले हो। सो टेक्निकली देखा जाए तो आपका प्रॉफिट जो है वो 200 रुपए है, बट आउट ऑफ दिस 200 रुपीज 100 यू आर सेटिंग अपार्ट। मतलब आप 100 को अलग रख रहे हो। आप बोल रहे हो पड़ा रहे, ये पड़ा रहे, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। आप शेयर होल्डर्स को ये 100 रुपीज का प्रॉफिट दिखाना ही नहीं चाहते हो, आप उनसे छुपा रहे हो। आप सिर्फ उनको 100 रुपीज का फ्री रिजर्व दिखा रहे हो। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? पर जैसे ही वो 35 इंप्लॉइज ने मना कर दिया, जैसे ही आपके वो 35 इंप्लॉइज ने मना कर दिया, आपने बोला बस खत्म, वो जो प्रॉफिट छुपा के रखा था उसको भी जनरल रिजर्व में डाल दो। तो ये वही कंसेप्ट है बेटा, ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट। ये आपने पहले इसको छुपा के रखा था अलग अकाउंट में, ताकि इसका कोई उपयोग ना हो पाए, ताकि हम इसमें से कभी डिविडेंड ना बांट सकें।
क्योंकि आगे चल के हमें हो सकता है एम्प्लॉय को शेयर इशू करना पड़े। एम्प्लॉय ने मना कर दिया, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, तो ये जो छुपा के रखा था इसको जर्नलिज्म में डाल दो। 100 रुपए आपका ऑलरेडी जर्नलिज्म में जा चुका है, ये वाला आपका ऑलरेडी फ्री रिजर्व है, आप इसको भी फ्री रिजर्व में ले जा रहे हो। कुछ आया समझ में कि नहीं? बताओ बच्चों, कुछ आया समझ में कि नहीं? सो टेक्निकली जब आपने एक्सपेंस बुक किया था तो आपने एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन को P&L में चार्ज किया था, तो आपका नेट प्रॉफिट गिर गया था। पर देखा जाए मन की आंखों से तो आपका प्रॉफिट तो उसी टाइम पे ज्यादा ही था ना, पर आप दिखा कम रहे थे, तो अब ज्यादा दिखा रहे हो। अब आप उस एंट्री को रिवर्स करके बस यही दिखा रहे हो कि देख भाई वो जो प्रॉफिट था वो अब हमने उसको फ्री रिजर्व में डाल दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। गाइस प्लीज चैट में बताओ मुझे कि आपको क्लियर हुआ कि नहीं। सर आज तो पूरा दिन लग गया सर, क्या करूं क्या करूं मैं क्या करूं? आज पूरा दिन इसलिए लग गया क्योंकि सर साला पता है मेरे में ना एक छोटा सा कीड़ा है दिमाग में, पता नहीं क्यों एक कीड़ा है। जब तक मन सेटिस्फाई नहीं होता ना तब तक अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता रहता। बहुत मन करता है कि यार इस तरीके से समझाऊं, इस तरीके से समझाऊं। कई बार तो मुझे पता रहता है कि एम्प्लॉय बोल रहा हूं, बच्चों को समझ में आ चुका होगा। कई बार तो ऐसा भी सिचुएशन होती है कि यार बच्चा इरिटेट हो रहा है, बोल रहा है सर आगे बढ़ो ना सर, समझ में आ गया ना क्या, पर मुझे पता नहीं क्यों एक कीड़ा है कि नहीं नहीं अपन समझाएंगे, अपन इस तरीके से समझाएंगे, उस तरीके से समझाएंगे। क्योंकि मैं कभी ना कभी जब मैं समझाता हूं ना एज अ टीचर, तो मैं सोचता हूं कि यार अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं अलग अलग कैटेगरी वाला स्टूडेंट होता। कभी मैं शायद वो वाला स्टूडेंट होता जो कि रैंकर बच्चा है, कभी मैं वो स्टूडेंट होता जिसकी रैंक नहीं आती है, जो बेचारा जो सिर्फ 40 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा है, कभी मैं वो वाला बच्चा होता जिसका दिमाग कभी कभार चलता है और कभी कभार नहीं चलता है। तो बेसिकली मैं कोशिश यही करता हूं कि यार सभी बच्चों को समझ में आए। शायद एक तरीके से नहीं समझाऊंगा तो सभी को नहीं समझ में आएगा, अलग अलग तरीके से समझाऊंगा तो शायद सभी को अपने अपने तरीके से हिसाब से समझ में तो आ ही जाएगा। So I hope you understood today's session regarding 2 entries। साला आज हमने किया क्या? आज पूरा देखो इतना टाइम भी हो गया, मतलब लगभग 1.5 घंटे से हम क्या कर रहे हैं? 1.5 घंटे से साला हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं इन 2-4 एंट्रीज पे। सर ये क्या है सर? यही है रेगुलर क्लास का मजा। बच्चे मुझसे पूछते हैं सर फास्ट ट्रैक क्लास में और रेगुलर क्लास में फर्क क्या है? मैं उनको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता हूं। ये फर्क है फास्ट ट्रैक और रेगुलर में। फास्ट ट्रैक में कभी जिंदगी में मैं इतना 1.5 घंटा 2 एंट्रीज पे ना बिताऊं, मेरी हालत खराब हो जाए, मैं खुद आके रोऊं क्लास के बाद, अरे मैंने क्या कर दिया रे। ये डिफरेंस होता है फास्ट ट्रैक और रेगुलर में, कि रेगुलर में कोशिश की जाती है कि फुल ऑन तरीके से डिस्कशन करो। एनीवेज मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा आपका, आपको इतना पॉइंट समझ में आया होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं, मुझे लगता है कि आई हैव गिवन सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन। इफ फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे अगली क्लास में पूछना। आज की क्लास मुझे थोड़ी सी जल्दी खत्म करनी पड़ रही है, ठीक है ना? आज की क्लास थोड़ी सी मुझे जल्दी खत्म करनी पड़ रही है, बट उससे पहले मैं आपको होमवर्क जरूर देना चाहूंगा। उससे पहले मैं आपको होमवर्क जरूर देना चाहूंगा। आप एक काम करिए, आप एक एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, आप एक एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। थैंक यू बच्चों, एग्जाम्पल नोट कर लो, शॉर्ट में लिखवा रहा हूं। टोटल एम्प्लॉइज ऑन ग्रांट डेट 1000, number of options 60 per employee, wasting period
3 years, position at the end of first year, $890 employees are there. $890 employees are there. It is expected that 90 employees, नहीं 90 नहीं, 150 employees will leave the job in next 2 years. मैं कोई हिंट नहीं दूंगा. फिर लिखिए पोजीशन एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, $817 employees are there. It is expected that further 50 employees shall leave in third year. Position at third year end, $792 employees are finally eligible. ठीक है. इंट्रिंसिक वैल्यू मैं शुरू में ही बता रहा हूं आपको, 120 रुपए. इंट्रिंसिक वैल्यू चेंज नहीं होने वाली. जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल दिया था आपको, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू बदल रही थी. यहां मैं आपको बोल रहा हूं कि इंट्रिंसिक वैल्यू मत बदलना. हर साल आपको इंट्रिंसिक वैल्यू 120 के हिसाब से सॉल्व करना है. ठीक है ना. इंट्रिंसिक वैल्यू आपको 120 के हिसाब से सॉल्व करना है. सर क्या करना है आपको? 3 साल का इंप्लॉय एक्सपेंस निकाल के आपको उसकी जर्नल एंट्री पास करनी है. आउट ऑफ 792 employees, 750 exercised the option. चलिए डन. ये है आपका होमवर्क. आप इसको करके आएंगे और अगली क्लास में हम आगे बढ़ेंगे, इस ईसॉप को चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे. ठीक है. अच्छा हाँ, आज क्या है? आज सैटरडे है. संडे विल बी ऑफ. संडे विल बी ऑफ. आई एम नॉट मेकिंग कमिटमेंट फॉर क्वेश्चन बैंक सेशन, बट अगर मुझे समय मिला तो मैं क्वेश्चन बैंक सेशन कल ले लूंगा. उसके लिए मैं 2-3 घंटे पहले ही बता दूंगा. प्रोबेबली आज रात तक बता दूंगा या कल सुबह सुबह बता दूंगा कि मैं क्वेश्चन बैंक सेशन कितने बजे लेने वाला हूं. ठीक है. दुर्गेश थैंक यू सो मच. ऋत्विक जैज. वैसे मैं आपको बता दूं, मेरी बीवी मुझे प्यार से जैज बुलाती है. चलो थैंक यू सो मच. चलो बच्चों, थैंक यू सो मच. अभी के लिए इतना ही. बाय बाय. जय माता दी. अल्लाह हाफिज. टेक केयर.